गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? चलिए, कल आपने मेरा पहला लेक्चर देखा, उसमें अपन ने पढ़ाया था पदार्थ, और हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया था। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया था, एक तो किया था भौतिक वर्गीकरण और एक किया था रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण जो था वो पदार्थ की अवस्था के आधार पर था। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। एक तो ठोस होती है, एक द्रव होती है और एक गैस होती है। तो हम यहाँ बात करते हैं, इन तीनों की एक एक करके बात करेंगे। तो आप यहाँ देखिएगा कैसे होता है और कैसे नहीं होता है ठोस, द्रव और गैस। अपन ढंग से पढ़ेंगे तो शानदार तरीके से आप पढ़िएगा। ठोस, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बेटा सॉलिड। क्या कहते हैं इसको? हम सॉलिड कहते हैं। तो ठोस, मैं क्लास 6 की डेफिनेशन चलता हूं आपके। क्लास 6 में क्या डेफिनेशन थी आपके कि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे ये चौक है, इस चौक का आकार फिक्स है और ये जो स्थान घेरी है वो फिक्स है, आयतन फिक्स है। क्या ये चेंज हो सकता है? मैं इसको 50 साल के लिए भी पटक दूं तो भी इसका आकार और आयतन चेंज नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि मैं इस पर कोई बाहरी बल ना लगाऊं। क्या नहीं लगाऊं? इस पर कोई बाहरी बल ना लगाऊं, तब तक उसका आकार आयतन चेंज नहीं हो सकता। जैसे बोर्ड है, बोर्ड सॉलिड है तो बोर्ड का आकार फिक्स है और इसका आयतन भी फिक्स है। क्या बोर्ड का आकार रखा रखा चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कब चेंज होगा? जब इस पे अपन ठोका पीटी करेंगे तब ये चेंज होगा। तो ठोस क्या होते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्लियर है? अब सर बात आती है कि सर इनका आकार और आयतन निश्चित कैसे होता है। तो आकार आयतन निश्चित होने के लिए आप देखिएगा, अपन कहते हैं जो ठोस के कण होते हैं उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत कम, लगभग नगण्य होता है। क्या बोला मैंने? ठोस के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम, लगभग नगण्य होता है। क्लियर है? और इसके कारण क्या है? ठोस के कण बहुत एक दूसरे के निकट होते हैं, और निकट होते हैं तो इन दो कणों के मध्य जो आकर्षण लग रहा है, तो अणुओं दो के मध्य लग रहा है तो उसे कहते हैं अंतर। अणु के मध्य लग रहा है तो इसे कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। तो ठोस के कणों के मध्य जो लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है। क्लियर है? तो ठोस के कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल है और इनके मध्य में कोई रिक्त स्थान नहीं है, तो ठोस के कण कोई गति नहीं करेंगे, कोई गति नहीं करते। मतलब जब ये कण चलेगा ही नहीं, तो जैसे मान लो ये लड्डू रखे हुए हैं, इन लड्डू में से मान लो जब ये लड्डू चलेगा ही नहीं, सारे लड्डू फिक्स हैं, तो ये अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे ना भाई। क्या कहा मैंने? ये अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? ठोस के कण कोई गति करते ही नहीं है और गति नहीं करेंगे तो इनके आकार में और इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आकार तब परिवर्तित होता है जब कण गति करता है। क्लियर है भाई? अगर कण गति कर रहा है, देखो ये कंसेप्ट याद रखना, कण गति करता है तो आकार परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है? आकार परिवर्तित होता है। और यदि ये गति जो है कैसी है? ये गति स्वतंत्र है, तब तो आयतन भी परिवर्तित होगा, आयतन भी परिवर्तित होगा। और जब ये गति स्वतंत्र नहीं है, क्या कहा मैंने? स्वतंत्र नहीं है, तो उसका आयतन भी निश्चित होगा। तो आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। क्लियर? तो आप यहां देखिए, मैंने क्या कहा? ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम, लगभग नगण्य होता है, और ठोस के कणों के मध्य लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत प्रबल होता है, जिसके कारण ठोस के कण गति नहीं करते, और गति नहीं करते तो इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होंगे। क्लियर है? ठोस का एग्जाम्पल क्या है आप देख लो। जैसे लकड़ी है,
लकड़ी होगी, चौक ले लिया आपने, पत्थर ले लिया आपने, लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी वगैरह वगैरह, चांदी, मिट्टी वगैरह वगैरह, ये सब क्या है आपके ठोस है। ये बोर्ड भी ठोस है, ये चौक भी ठोस है, मेरी ये जो लग रहा है मेटल ये भी ठोस है, ये मेटल भी ठोस है। तो क्या है ठोस? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो सब ठोस कहलाते हैं। अब हम बात करें कि ठोस के कण गति तो कर ही नहीं रहे, और जब कोई पदार्थ के कण गति नहीं करते तो उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जीरो होती है। कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? जीरो होती है। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है ठोस के कणों की। और एक होती है दबने की प्रवृत्ति, दबने की प्रवृत्ति को कहते हैं हम संपीड्यता। क्या बोलते हैं इसको? संपीड्यता। और संपीड्यता का मतलब होता है दबना। तो आप जानते हैं ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान है ही नहीं, और रिक्त स्थान नहीं है तो इनके दबने की प्रवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। मतलब ठोसों को दबाया नहीं जा सकता, और जिसको नहीं दबाया जा सकता वो क्या होता है? दृढ़ होता है और कठोर होता है। तो ठोस क्या होते हैं? दृढ़ और कठोर होते हैं। क्या होते हैं भाई? दृढ़ और कठोर। जैसे बोर्ड को देखो, दब रहा है क्या? दीवार दबती है क्या? नहीं दबती है। चौक दब रही है क्या? नहीं दब रही। तो ये क्या है? सब दृढ़ और कठोर होते हैं। क्यों होते हैं दृढ़ और कठोर? क्योंकि इनके मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं होता, और इनकी जो संपीड़ितता होती है वो जीरो होती है। क्लियर? फिर यहाँ पे अपन बात करें, ये तो ठोस हो गया, कोई दिक्कत है तो आप बताइए, है क्या भाई दिक्कत? क्लियर? अब हम बात करें द्रव की। अब हम बात करें द्रव की, तो द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव का मतलब होता है, अगर मैं छठी क्लास वाली परिभाषा चलूं तो मैंने कहा वे पदार्थ जिनका आकार तो निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन जो है वो निश्चित होता है। क्या कहा मैंने? आयतन निश्चित होता है, वो कहलाते हैं आपके द्रव। आकार निश्चित कैसे नहीं होता है? जैसे आपने 1 लीटर दूध ले लिया, उस 1 लीटर दूध को यदि मैंने बोतल में डाला तो किसका आकार ले लेगा? बोतल का ले लेगा। बाल्टी में डाला तो वो बाल्टी के आकार में आ जाएगा, लोटे में डाला तो लोटे के आकार का आ जाएगा, थाली में डाला थाली के आकार में आ जाएगा, भगोने में डाला तो भगोने के आकार में आ जाएगा। मतलब जिस पात्र में उस दूध को डाला मैंने, उस दूध ने उसी पात्र के आकार को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब आकार बार बार परिवर्तित हो रहा है ना भाई। तो आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आपने चाहे उसको किसी में भी डाला, 1 लीटर दूध था तो हमेशा 1 लीटर ही रहा ना भाई, तो उसके आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब आयतन निश्चित था। क्लियर? अब ये क्यों नहीं हुआ वो देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर, तो हम कहते हैं द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान जो होता है वो ठोसों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जब ठोसों की तुलना में ज्यादा होगा तो इन कणों के मध्य दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ जाएगी तो इनके मध्य लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा, क्या कहा मैंने? इनके मध्य लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा वो ठोसों की तुलना में दुर्बल होगा, लेकिन होगा, दुर्बल होगा लेकिन होगा तो सही। तो ये द्रव का जो कण है वो इस रिक्त स्थान में गति करेगा ऐसे, लेकिन इस आकर्षण बल के कारण ये इसे छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब इसकी गति स्वतंत्र नहीं है, इस पर डिपेंड करेगी। जैसे मान लो मैंने किसी का हाथ पकड़ रखा है और मेरे चारों तरफ वो घूम रहा है, लेकिन मैंने हाथ पकड़ रखा है ना भाई, आकर्षण है, तो मुझे छोड़ के नहीं भाग सकता। तो वो किस में पाया जाएगा? एक फिक्स आयतन में पाया जाएगा। तो इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो द्रव का कण गति कर रहा है, गति कर रहा है तो आकार परिवर्तित हो गया। क्लियर? और लेकिन ये गति कैसी है? स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं है तो उसका आयतन निश्चित होगा। क्या होगा? उसका आयतन निश्चित होगा। कोई कन्फ्यूजन? तो द्रव का एग्जाम्पल बात करें तो द्रव के एग्जाम्पल में जैसे आपने जल ले लिया, एल्कोहल ले लिया, शहद ले लिया, तेल ले लिया, ये सब क्या है? आपके द्रव है। ग्लिसरीन ले ली, क्या है? द्रव है। दूध ले लिया, क्या है? द्रव है। तो ये सब क्या है? आपके द्रव अवस्था में होते हैं।
तो उन्हें हम कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं उन्हें हम? द्रव कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करें, ये तो समझ में आ गया ना आपको, द्रव का आकार और आयतन कैसा होता है? आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। क्लियर? अब आप यहाँ देखो, द्रव का कण गति कर रहा है, तो जो इसकी गतिज ऊर्जा है द्रव की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस की तुलना में ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये ठोस ले लिया मैंने, ये ठोस सतह ले ली, मतलब आपका फर्श ले लिया, और उस फर्श पे मैंने ये पानी डाल दिया, मतलब द्रव डाल दिया। तो आप जानते हैं ये द्रव डाल दिया, तो द्रव की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, ठोस की गतिज ऊर्जा जीरो, तो जीरो वाला तो यहीं रहेगा, और जिसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है वो क्या करेगा? फ्लो करेगा, मतलब बहेगा। तो द्रव क्या करता है? ठोस की सतह पर बहने का गुण रखता है। क्या रखता है भाई? तो द्रव ठोस की सतह पर बहने का गुण रखता है। तो जब ठोस पर पानी डालते हैं तो ठोस नहीं बहता, पानी बहता है, मतलब द्रव बहता है। क्लियर है? तो इसे कहते हैं द्रव का बहने का गुण। क्या कहते हैं इसे? द्रव का बहने का गुण। अब हम बात करें द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या है? ठोस की तुलना में ज्यादा है। तो जो द्रवों की संपीडितता है वो ठोस की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन अगर अपन मैं सामान्यतः बात करूं तो द्रवों की संपीडितता हम नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं? द्रवों की संपीडितता को हम नगण्य मानते हैं, मतलब जीरो मानते हैं। क्लियर है? ये है द्रव। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर? अब मैं बात करूं द्रव के बाद गैस की। क्लियर? तो गैस क्या होती है? गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पर बात करें गैस की, गैस का ना तो आकार निश्चित है और ना ही गैस का आयतन निश्चित है। इसके दोनों ही निश्चित नहीं होते, ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। क्लियर? तो गैस वे पदार्थ होते हैं या पदार्थ की व्यवस्था होती है, इसका ना तो कोई आकार होता है ना आयतन होता है। कैसे भाई? आपने एक बोतल में 50 ml की बोतल थी, उस 50 ml की बोतल में आपने स्प्रे ले लिया, मतलब एक परफ्यूम डाल दिया। इस परफ्यूम को आपने स्प्रे किया और इस रूम में डाला, तो आप देखेंगे कि वो परफ्यूम थोड़ी बहुत देर में इस पूरे रूम में फैल गया। इसका मतलब उस परफ्यूम ने इस रूम के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर है? तो वॉल्यूम चेंज हो गया ना भाई, और शेप तो कुछ आया ही नहीं उसका, कि पार्टिकल गति कर रहा है तो वहाँ शेप तो कोई आया ही नहीं। तो जो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस का जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम जो होता है गैस का, वो उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है जिसमें उसे भरा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम बात करें कि सर इसका आकार और आयतन निश्चित क्यों नहीं होते, वो देखिएगा कि सर गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और जब गैस के कण दूर दूर होते हैं तो उनके मध्य दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ ना तो कोई आकर्षण होता है और ना ही कोई प्रतिकर्षण होता है। क्या बोला मैंने? गैस के कणों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है, ठोस और द्रवों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, और उसके कारण इनके मध्य ना तो कोई आकर्षण है ना ही कोई प्रतिकर्षण है। और जब इनके मध्य ना तो कोई आकर्षण है ना ही कोई प्रतिकर्षण है, तो ये कण क्या करते हैं? ये कण स्वतंत्र गति करता है। तो गैस का कण जो है वो स्वतंत्र गति करेगा, और जब गैस का कण स्वतंत्र गति करेगा तो उसका ना तो आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा। गैस का आयतन कितना होता है? गैस का आयतन उस पात्र के आयतन के बराबर होता है जिसमें उसे भरा जाता है। क्लियर? अब हम बात करें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा तो गैस की सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? और अगली बात करें संपीडितता की, तो संपीडितता आप जानते हैं कि गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है, और जब इसको बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है तो इसकी संपीडितता बहुत उच्च होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये थे आपके देखिएगा आपके ठोस, द्रव और गैस तो हो ही गया। तो अब हम बात करते हैं कि यदि मैं ताप और दाब में परिवर्तन कर दूं तो ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में और द्रव को पुनः ठोस में बदला जा सकता है। मतलब इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में अंतर परिवर्तित किया जा सकता है। क्या करके? ताप में और दाब में परिवर्तन करके। तो अपन यहाँ देखें, अब तक जो अपन ने पढ़ा, सबसे ज्यादा जो काम आएगी वो आएगी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी थी? गैस की। उससे कम किसकी थी? द्रव की।
और सबसे कम किसकी गति ऊर्जा थी? ठोस की। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? फिर अपन बात करें संपीड्यता। सबसे ज्यादा जो दबने का गुण था संपीड्यता, वो किसकी थी भाई? गैस की। और द्रव की तो नगण्य होती है और ठोस की भी नगण्य होती है, लेकिन यदि मैं ठोस और द्रव की तुलना करूंगा, द्रव की थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्लियर? फिर हम यहाँ पे बात करें घनत्व। ये देखिएगा आप, घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। तो ये मैंने द्रव्यमान ले लिया किसमें? इकाई आयतन में। तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो आप आयतन फिक्स कर लो। मैंने यहाँ पर ये 3 समान आयतन के डब्बे ले लिए, मतलब 1-1 लीटर आयतन है इनका, और इन 3 समान आयतन के डब्बे ले लिए। एक डब्बे को मैंने खाली छोड़ दिया, मतलब इसमें हवा भरी हुई है, और एक डब्बे में मैंने जल भर दिया यानी पानी भर दिया, और एक डब्बे में मैंने रेत भर दी। क्लियर? तो आप बताइए सबसे भारी डब्बा कौन सा आएगा? रेत वाला होगा। उससे हल्का कौन होएगा? जल वाला। और सबसे हल्का कौन होएगा? हवा वाला। तो तीनों में आयतन तो बराबर था, लेकिन द्रव्यमान सबसे ज्यादा किस में आया? रेत वाले में। उससे कम द्रव्यमान किस में आया? जल वाले में। और सबसे कम द्रव्यमान किस में आया? हवा वाले में। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका आया? रेत का। क्यों? क्योंकि यहाँ इकाई आयतन में बहुत अधिक भार आ गया। उससे कम किसका आया? जल का। और सबसे कम किसका आया? हवा का। तो इसका मतलब जो घनत्व होता है वो घनत्व गैस का सबसे कम होता है, बहुत कम होता है गैस का घनत्व, फिर द्रव का होता है, और उससे ज्यादा फिर ठोस का होता है। क्लियर? ये घनत्व है। कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करें कि ठोस को, द्रव को और गैस को एक दूसरे में कैसे बदलेंगे और कैसे नहीं बदलेंगे, वो देखिएगा। तो पहले मैं एक कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूं आपको, ऊर्जा का। तो आप ऊर्जा का कंसेप्ट क्या होता है? ऊर्जा कहती है, ऊर्जा का जो प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का, वो कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपने यहाँ पे ले ली मान लो निम्न ऊर्जा, और यहाँ आपने ले लिया एक उच्च ऊर्जा स्तर ले लिया। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आप निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा पर जाओगे तो आप ऊर्जा का अवशोषण करोगे। क्या करोगे आप? ऊर्जा का अवशोषण। मतलब आप ऊर्जा लोगे तो यहाँ पर होगा ऊर्जा का अवशोषण। क्या होगा भाई? ऊर्जा का अवशोषण होगा। और जब आप उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएंगे, कहां पर आएंगे आप? उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएंगे तो आप क्या करेंगे? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इसका मतलब क्या है? जब आप निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा पे जाते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब आप उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा पे आते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर है? अब जैसे मान लो मैं ठोस से द्रव पे जा रहा हूं, तो ठोस और द्रव, ऊर्जा किसकी ज्यादा है? द्रव की ज्यादा है, ठोस की कम है। तो जब ऊर्जा द्रव की ज्यादा है, ठोस की कम है, तो मुझे यहाँ निम्न से उच्च ऊर्जा पे जाना है, तो यहाँ ऊर्जा देनी पड़ेगी ना इसको भाई। मतलब ये ठोस ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तब द्रव में परिवर्तित होगा। क्लियर है? और जब ये द्रव जो है वो गैस में जा रहा है, तो देखो द्रव से गैस में गया तो ये भी निम्न से उच्च ऊर्जा में गया, तो यहाँ पर भी क्या करेगा? इसको हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब द्रव जब भी गैस में परिवर्तित होगा तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और ऐसे यहाँ पर मैं मान लो गैस से द्रव में आता हूँ, तो मतलब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जा रहे हैं, तो क्या करेगा? ये ऊर्जा मुक्त करेगा। ऊर्जा मुक्त करेगा तो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी तो माइनस ऊर्जा आएगी। क्लियर? और जब यहाँ पर द्रव से ठोस में आएंगे तो अभी ये ऊर्जा मुक्त करेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगी? माइनस ऊर्जा आएगी। तो जब हम निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, ठोस से गैस की ओर जा रहे हैं, तो ये हमेशा ऊर्जा का अवशोषण करेगा।
क्या करेगा भाई, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और जब हम उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर जा रहे हैं तो ये हम क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये है ऊर्जा का अवशोषण और ये है ऊर्जा का उत्सर्जन। तो जब आप उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर जाएंगे, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर जाएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जब निम्न से उच्च ऊर्जा की ओर जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। कोई कंफ्यूजन है? मतलब जब ठोस को द्रव में बदलोगे तो हमें ठोस को गर्म करना पड़ेगा, और जब द्रव को ठोस में बदलेंगे तो द्रव को ठंडा करना पड़ेगा। क्लियर है? इसी प्रकार जब द्रव को आप गैस में बदलोगे तो ये क्या करेगा, इस द्रव को गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो गैस में बदलेगा। और जब गैस को द्रव में बदलेंगे तो हमें उसे ठंडा करना पड़ेगा, जब वो गैस द्रव में परिवर्तित होगी। क्लियर है? अब हम देखते हैं, आपने 9th क्लास में एक पॉइंट पढ़ा था कि ठोस द्रव और गैस को बदलते हैं तो क्या क्या होता है, उन पदों को क्या क्या कहते हैं वो आपने पढ़ा था। तो आप देखिए, ये एक ठोस ले लिया अपन ने, इस ठोस को मैंने द्रव में परिवर्तित किया, इसमें परिवर्तित किया द्रव में। तो बेटा जैसे आपने बर्फ ले ली और इस बर्फ को पानी में बदलना है आपको, तो जब बर्फ को पानी में बदलेंगे तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं, बर्फ पिघल रही है। क्या कहते हैं उसको, बर्फ पिघल रही है, बर्फ गल रही है, तो इसे कहते हैं गलन, मतलब गलना। क्लियर? तो जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं गलन। क्या कहते हैं उसे, गलन। और जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होती है, मतलब पानी को मुझे भाप में बदलना है, पानी को मुझे भाप या वाष्प में बदलना है, तो उसे कहते हैं बाष्पीकरण। क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। मैं कहते हैं ना बाष्पन हो गया। तो जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं बाष्पन या बाष्पीकरण। क्लियर? और जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित होती है, गैस को ठंडा करेंगे तो वापस द्रव में, भाई भाप को ठंडा करेंगे तो किस में बदलती है वो गैस, द्रव में। क्लियर है? और तो इसे प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। क्या बोलते हैं इसको, संघनन। क्लियर? और जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो इसे कहते हैं हिमन या जमना। क्या कहते हैं, हिमन या जमना। क्लियर है? तो क्या कहा मैंने, जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो गलन, द्रव गैस में परिवर्तित होती है तो वाष्पन, गैस द्रव में परिवर्तित होता है तो संघनन, और द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो हिमन या जमना। अब बहुत से ठोस, जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, नेपथलीन हो गया, ये वो ठोस हैं जिनको जब मैं गर्म करूंगा तो द्रव में नहीं बदलते, सीधे गैस में बदलते। तो जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले, मैंने ठोस को गर्म किया तो प्रक्रिया तो यही है, भाई ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव आना चाहिए बीच में। लेकिन मान लो कपूर ले लिया, नौसादर ले लिया, नेपथलीन ले लिया, ये ऐसे ठोस हैं जिनको गर्म करने पर ये द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदलते हैं। और जब कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसे, ऊर्ध्वपातन। और जब उन्हीं ठोसों की गैस को, कपूर की गैस वाष्प होगी, नौसादर की वाष्प होगी, नेपथलीन की वाष्प होगी, इन वाष्पों को जब मैं ठंडा करूंगा तो ये द्रव में परिवर्तित नहीं होते, ये भी सीधे किस में आते हैं, ठोस में आते हैं। तो जब कोई गैस ठंडा करने पर सीधी ठोस में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अपन ठोसीकरण। क्या बोलते हैं, ठोसीकरण। अब याद करो, ये सारे प्रोसेस आपके 9th क्लास में थे, मोल अवधारणा वाले चैप्टर में। क्लियर है? तो कितनी परिभाषाएं होगी आपके, 6 परिभाषाएं होगी, गलन, बाष्पन, संघनन, हिमन, ऊर्ध्वपातन और ठोसीकरण। तो गलन का मतलब है ठोस का द्रव में परिवर्तन, बाष्पीकरण द्रव का गैस में परिवर्तन, संघनन गैस का द्रव में परिवर्तन, और हिमन द्रव का ठोस में परिवर्तन, और ऊर्ध्वपातन ठोस का गैस में परिवर्तन, और ठोसीकरण गैस का ठोस में परिवर्तन। तो बेटा ये थे आज ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं और उन अवस्थाओं का
एक दूसरे में अंतर परिवर्तन और उन अंतर परिवर्तन के प्रक्रमों को क्या कहेंगे, उनकी परिभाषा। क्लियर है? तो आप पढ़ते रहिए और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। यदि फ़ोन स्विच ऑफ आए तो आप इस पर मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप पर, जिसको मैं आपको बाद में जवाब दे दूंगा। बाकी आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो ये मेरी गारंटी है आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्लियर है? फिर भी पढ़ते रहिए बहुत शानदार तरीके से। जहाँ दिक्कत आए आप अपना फीडबैक मुझे भेजें, कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सुधार भी करेंगे। क्योंकि तो देखो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑफलाइन होता तो एक और अलग मतलब होता, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेज है, इसमें जितना अपन कर सकते हैं उतना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। क्लियर है? फिर भी अगर कोई चीज़ समझाने में आपको दिक्कत आई हो तो आप मुझे तुरंत बताएं ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं। और आप पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री शानदार तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि मेरी गारंटी है कि केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे।